हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 जो कि है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, जिसका है लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है। इक्वी पोटेंशियल, देखो नाम में ही प्रेजेंट है इक्वी और पोटेंशियल। क्या इक्वल होगा? पोटेंशियल इक्वल होगा। ऐसे सरफेसेस जिन पे पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, उसको हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दोज व्हिच हैव सेम पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस। हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसमें से जो निकलने वाले फील्ड लाइंस होंगे वो हो जाएंगे रेडियली आउटवर्ड, और इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो हो जाएगा स्फेरिकल इन नेचर। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल इन नेचर, ऐसे। ठीक है, स्फेरिकल। ये जो सरफेस बना हुआ है वो क्या है? हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज। अब अगर ऐसा हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इन्फिनिटी से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी, या तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली आ रही है तो वहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो हो जाएंगे हमारे प्लेनार, यानी प्लेन शीट की तरह इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते जाएंगे। अब अगर ऐसा हुआ कि ये है वो एक लीनियर चार्ज हुआ, ठीक है, फॉर लीनियर चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे? फॉर लीनियर चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे सिलिंड्रिकल। वो हो जाएंगे कैसे? सिलिंड्रिकल। ठीक है, कुछ ऐसे। तो तीन अलग अलग चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक लीनियर चार्ज और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों के लिए तीन अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे जिसमें पोटेंशियल क्या होगा? सेम। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। कितना है? जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज नथिंग बट क्यू डेल्टा वी। वर्क डन क्या है? क्यू डेल्टा वी। अब ये कह रहा है कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, मान लीजिए कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट, दोनों पे पोटेंशियल क्या है? सेम है, यानी वी ए और वी बी की अगर बात करें तो वी ए इज इक्वल टू वी बी। तो मतलब अगर डेल्टा वी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है, तो चेंज पोटेंशियल में कुछ भी नहीं होगा। तो अगर पोटेंशियल सेम है और डेल्टा वी जो है वो जीरो है तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। सिंपल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है कि फॉर अ पॉइंट चार्ज शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल, जो कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। और फॉर लीनियर चार्ज शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिलेंड्रिकल, एंड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज प्लेनार, यानी प्लेन शीट के जैसा हो जाएगा। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो ये प्रेजेंट है, ये मतलब सरफेसेस, ठीक है, कुछ ऐसे, एक और ये वाला दूसरा। ओके, चल हमारे पास दो सरफेसेस प्रेजेंट है जो कि कहाँ है? दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है dx। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? dx है। अब अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस dx है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास हो रही है, मान लेते हैं ये सरफेस A है और ये सरफेस B है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास हो रही है? फ्रॉम A टू B। और हम एक पॉजिटिव चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मान लेते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहीं इधर प्रेजेंट है, 1 कूलम का चार्ज, तो यहां से यहां भेज रहे हैं। ठीक है, यानी 1 कूलम का चार्ज को B से A की तरफ भेज रहे हैं। तो हमें क्या वर्क करना पड़ेगा? तो उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। मान लीजिए कि एट पोटेंशियल एट B इज नथिंग बट V, और पोटेंशियल एट A हो जाएगा V प्लस समथिंग dV। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान लेते हैं कि वो है कितना? dV। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या? सबसे पहले वर्क डन कितना? वर्क डन इज नथिंग बट क्या है वर्क डन का फॉर्मूला? Q डेल्टा V। वर्क डन इज नथिंग बट Q इंटू डेल्टा V।
सो dw इज इक्वल टू Q कितना है 1 कूलम इंटू डेल्टा V इज नथिंग बट VA माइनस VB, क्योंकि वो B से A जा रहा है तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। सो dw विल बी इक्वल टू VA माइनस VB। VA क्या है V प्लस dV, ठीक है, V प्लस dV, और VB क्या है V यानी माइनस V, तो ये हो जाएगा माइनस V कैंसिल, सो बचेगा V dw इज इक्वल टू dV। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। अब वो क्या होगा, अब हमें पता है कि वी नो दैट dw का एक और फॉर्मूला है, क्या, फोर्स के टर्म्स में F dx cos थीटा, ठीक है। तो अब dw इज नथिंग बट F का फॉर्मूला क्या है QE dx, दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो फोर्स इसे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इधर लग रहा है उसे फोर्स, और डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं हम लोग, इस तरह, इस डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos, एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में 180 डिग्री, ठीक। अच्छा, अब अगर देखें कि dw क्या होगा, सो dw विल बी इक्वल टू व्हाट इज q, q1 into e dx, cos 180 कितना है -1, सो dw किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ e dx के बराबर होगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है, इजी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ e dx, ठीक है, ओके। सो देयरफॉर e इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, e विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dx। अब इधर से अगर देखेंगे तो dv बाई dx इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट गिव्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, यानी डिफरेंशिएशन। अब अगर एक ग्राफ में दिया हुआ है तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन वेयर पोटेंशियल डिक्रीजेस द स्टीपेस्ट, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगी जहां पे पोटेंशियल डिक्रीज होता हुआ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dx था, मतलब जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि हाँ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो रही और इधर का पोटेंशियल ज्यादा है और इधर का पोटेंशियल कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, अगर इधर का पोटेंशियल कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कौन डिसाइड करेगा, पोटेंशियल की मतलब वैल्यू जिधर कम होगी उस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फ्लो होगी, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, वही देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, dv बाई dx, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो। डन, नेक्स्ट, हाँ, एंड इट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, E इज ऑलवेज नॉर्मल, E जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होगी, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब अगर इधर बात करें कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, तो मान लेते हैं A पे पोटेंशियल जो है वो है VA, B पे पोटेंशियल VB और C पे पोटेंशियल VC, इधर भी VA, VB, VC और VD, तो इन सबके बीच में रिलेशन क्या होगा, देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, तो मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, A का, उसके बाद पोटेंशियल किसका होगा, B और C दोनों सेम पॉइंट पे है तो दोनों का बराबर हो जाएगा। इसी तरह इधर देखेंगे तो A का सबसे ज्यादा, B और C का बराबर और D का सबसे कम हो जाएगा, इजी, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहला 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखते हैं कि मान लीजिए कि एक चार्ज है Q1, तो सबसे पहले इस मान लेते हैं ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है R, तो देखते हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q1, मान लेते हैं ये वाला A है और ये वाला पॉइंट हमारा B है, एट A, क्या अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है
तो उस डायरेक्शन उस पॉइंट पे हमें कोई चार्ज को लेके आने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, नहीं राइट? बिकॉज कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो उधर लाने के लिए कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो मतलब उधर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। हमें कुछ वर्क करना नहीं पड़ेगा। अब अगर इसकी बात करें कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 in the presence of Q1 at B पॉइंट पे Q2 को लाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 कितना वर्क करना पड़ेगा? अब तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इधर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, इस पॉइंट पे बी पे पोटेंशियल डेवलप होगा, क्योंकि एक चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज जो है वो पोटेंशियल डेवलप करता है किसी पॉइंट पे। तो अब बी पॉइंट पे Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा, तो अगर पोटेंशियल डेवलप हुआ तो उधर लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? तो वर्क कितना करना पड़ेगा? तो W2 विल बी इक्वल टू Q2 इंटू पोटेंशियल एट B, ठीक है? तो अब W2 क्या हो जाएगा? W2 विल बी इक्वल टू Q2 एज इट इज, पोटेंशियल एट B क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से सोर्स चार्ज आया पोटेंशियल का? Q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस दोनों के बीच में R। So therefore W2 will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R। ये हो जाएगा वर्क डन ड्यू टू इन ब्रिंगिंग द सेकेंड चार्ज। अब एनर्जी क्या होगी? जो इसका नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसके बराबर होगा? W1 प्लस W2 के बराबर। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू W1 0 है, तो W2 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब 3 चार्जेस सिस्टम हो तो तब क्या होगा? मान लेते हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल पे रख देते हैं 3 चार्जेस सिस्टम को, ठीक है? मान लो कि इधर पे एक चार्ज है A, ये पॉइंट है A और इधर चार्ज है Q1, ये पॉइंट है B और इधर चार्ज है Q2, ये पॉइंट है C और इधर चार्ज है Q3, ठीक है? अब Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है R12 है, Q2 Q3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो R23 है, Q3 Q1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो R31 है, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम बात करें कि वर्क डन टू ब्रिंग Q1 एट A, अब क्या Q1 को A पे लाने के लिए कोई वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि सबसे पहले मैं किसको ला रहा हूँ? Q1 को ही ला रहा हूँ, तो क्या वर्क करना पड़ेगा? नहीं, तो वर्क डन विल बी 0, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं Q2 को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? Q2 को लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन टू ब्रिंग Q2 in the presence of Q1, ठीक है? Q2 को Q1 के प्रेजेंस में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? जिस तरह हम लोगों ने पिछले वाले डेरिवेशन में लिखा था, यानी W2 will be equal to Q2 into potential at B। तो what is the potential at B? वो हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q1 by R12, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R12 है। So W2 will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12, ये हो जाएगा दूसरे चार्ज को लाने के लिए वर्क। अब तीसरे चार्ज को लाके C पे रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर लेते हैं और इधर देखते हैं, ठीक है? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, work done to bring Q3 at C in the presence of Q1 and Q2। अब दो चार्जेस प्रेजेंट है तो दोनों की वजह से पोटेंशियल लगेगा, ओके?
तो देखते हैं, तो वर्क डन ड्यू टू 3 विल बी इक्वल टू Q3 इंटू पोटेंशियल एट सी पे पोटेंशियल Q1 की वजह से भी होगा और Q2 की वजह से भी होगा। सो W3 विल बी इक्वल टू व्हाट इज Q3 एज इट इज 1 की वजह से क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर, सॉरी R13, राइट। प्लस अगर बात करें हम लोग इसकी 2 की वजह से, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R23, डन। सो देयरफॉर W3 क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइड बाई R23। ठीक है, ये हो गया थर्ड वाले चार्ज को लाने के लिए वर्क। अब आखिरी क्या है, यानी जो नेट वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 था हमारा 0, so therefore पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू W2 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। W3 क्या है, ये दोनों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 बाई R31 या R13, एनीथिंग। ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट सम पॉइंट R इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू Q इंटू VR। अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ठीक है, तो अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई पॉइंट पे अगर देखें तो उधर पोटेंशियल होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, उधर पोटेंशियल रहेगा। अब उस पोटेंशियल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होगी Q इंटू पोटेंशियल। तो VR क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट R इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर 2 चार्जेस। अगर 2 चार्जेस हुए तो 2 चार्जेस होने की वजह से क्या होगा, 2 चार्जेस, अब मान लीजिए कि एक चार्ज इधर है और एक चार्ज इधर है, तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे भी कुछ पोटेंशियल होगा और इस चार्ज पे भी कुछ पोटेंशियल होगा, तो उस पोटेंशियल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी और इन दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से भी क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी Q1V, यानी ड्यू टू फर्स्ट वन, मतलब R1 पे जो पोटेंशियल है उसकी वजह से डेवलप होने वाला पोटेंशियल एनर्जी प्लस Q2 इंटू V, VR2 क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट R2 पे जो पोटेंशियल था उसकी वजह से डेवलप होने वाली पोटेंशियल एनर्जी को Q2 इंटू V लिख सकते हैं। और इन दोनों चार्जेस के सिस्टम की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी जो कि हम लोगों ने डेरिवेशन में निकाला है, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12, डन। ये हो गई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन से द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, राइट। हाँ, dr क्या है, dr इज अ परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। r जो है वो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है। किससे परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, हमेशा याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो डिस्टेंस लेंगे वो भी क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर। तो अब मान लीजिए कि इधर से इधर तक देखो 0 से 5 तक ये वाला 5 है, तो अब अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री। तो 5 का एक कंपोनेंट इधर होगा 5 cos 30, एक कंपोनेंट इधर होगा 5 sin 30। तो यानी R परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा हमारा, ये वाला साइन वाला कंपोनेंट, राइट। ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इससे परपेंडिकुलर में जो डिस्टेंस होगा वो होगा R परपेंडिकुलर, दैट इज नथिंग बट 5 sin 30 डिग्री। तो ये कितना होगा, R परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 sin 30 इज हाफ। सो ये हो जाएगा R परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, डन। अच्छा, अब अगर बात करें इसकी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट माइनस डेल्टा V बाई R परपेंडिकुलर। अब डेल्टा V क्या होगा, देखो
इधर से 5 से जा रहा है राइट, मतलब इस पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम लोग जा रहे हैं 10 पे, 5 to 10 आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब फाइनल वाला 10 हो गया और इनिशियल वाला हमारा क्या है 20। तो हम लोग लिख सकते हैं कि -10 - 20 राइट, ये माइनस तो कॉमन है जो कि बाहर आ जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल इज 10 - 20, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिवाइड बाय आर परपेंडिकुलर कितना है 2.5 सेंटीमीटर होने की वजह से 10⁻²। सो E विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 10, ये 10⁻² अगर ऊपर गया तो ये हो जाएगा 10⁻+2 डिवाइड बाई 2.5। तो 2.5 इंटू 4 टाइम्स इज 10, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारी 400 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ओके। अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम लोग उसकी डायरेक्शन की। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट होंगे राइट, एक अलोंग थीटा, एक अक्रॉस थीटा। तो अब अगर देखें तो ये ट्रायंगल जो है हमारा, ये एंगल अगर 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री राइट। ओके, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। तो ई के दो कंपोनेंट होंगे, वो हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, एक एक्स एक्सिस में है और एक वाई एक्सिस में है। तो E विल बी इक्वल टू व्हाट इज EX, मैग्नीट्यूड तो सेम है 400। EX क्या है, EX को सॉरी इधर लिख लेते हैं, चलो EX इज नथिंग बट 400 cos 60 डिग्री, cos कंपोनेंट राइट, विथ थीटा cos कंपोनेंट होगा इधर। अच्छा, और कौन सी डायरेक्शन में, पीछे वाली, यानी माइनस आई कैप, प्लस ई वाई क्या है 400 sin 60, ये हो जाएगा हमारा 400 sin 60 डिग्री जे कैप। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 इंटू कॉस 60 इज 1/2 माइनस आई कैप प्लस 400 इंटू √3/2 sin 60 इंटू जे कैप। ठीक है, ओके, 2 1s और 2 2s, मतलब ये हो जाएगा 200 और ये वाला भी हो जाएगा हमारा 200। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हो जाएगी -200 आई कैप प्लस 200 √3 जे कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड और ये हो गई हमारी डायरेक्शन। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम वेर इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन इन असेंबलिंग these charges at the vertices of an equilateral triangle of side 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब सॉरी, तो ये क्या हो गया हमारा, 3 चार्जेस है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, उन लोगों को कहाँ लाना है 3 पॉइंट्स पे लाना है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स पे लाना है। तो इसके लिए तो हम लोगों ने डेरिवेशन किया है राइट, क्या ये वाला डेरिवेशन ड्यू टू 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये तो क्या हो जाएगा देखते हैं कि वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी चलो ये वाला यूज करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 2 1 और 2 की वजह से, फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 3 एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 1। तो ये हो जाएगी U इज इक्वल टू 1 2 की वजह से K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस 2 3 की वजह से K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 प्लस K Q3 Q1 डिवाइड बाई R31। ठीक है, अब तीनों में K कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं, यानी 9 इंटू 10⁻9 हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो Q1 Q2, Q1 कितना है 1, Q2 कितना है, मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 और ये Q3। तो Q1 है 1 और Q2 है वो भी 1 है, तो 1 इंटू 1 विल बी 1 इंटू -1 इंटू 10 पावर कितना है -6 विल बी -12। तो इसको लिख लेते हैं अब -12। अच्छा, याद रखो कि जो Q1 Q2 है वो इसके साथ पावर्स के साइन के साथ रखेंगे, ये हो जाएगा 10⁻12 डिवाइड बाई डिस्टेंस दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर।
तो ले लेते हैं। अच्छा, तीनों का डिस्टेंस कॉमन है, वो भी बाहर ले लेता हूं मैं, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻⁻²। ओके चलो, ठीक है। ओके, प्लस अब ये क्या हो जाएगा, k तो बाहर चला गया और r भी बाहर चला गया। Q2 कितना, -1 इंटू Q3 इज +2, -1 इंटू 2 -2, तो इधर प्लस की जगह हम लोग लिख लेते हैं -2 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻6 क्या होगा, -12। फिर प्लस Q3 और Q1 मतलब 2 इंटू +1, तो 2 इंटू 1 विल बी +2 इंटू 10⁻12 अगेन, तो +2 और -2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है, -1। तो u विल बी इक्वल टू 9 इंटू -1 -9 इंटू 10⁻9 - 12, 9 - 12 इज -3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻2 कितना हो जाएगा, 10⁻1, ठीक है। 10 इंटू 10⁻2 इज 10⁻1, तो ये जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻2, सो देयरफॉर ये हो जाएगा -9 इंटू 10⁻2 जूल। ये हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ, यानी वर्क डन। अच्छा, वर्क डन निकालना है, वर्क डन इज नथिंग बट, याद रखिए वर्क डन जो है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो W इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब वर्क डन के लिए U इनिशियल क्या हो जाएगा, क्योंकि वो उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 0। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू U फाइनल दैट इज नथिंग बट -9 इंटू 10⁻⁻2 जूल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इजी इजी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। X and Y are two equipotential surfaces separated by distance of 2 meter in uniform electric field of 10 volt per meter। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। सरफेस X हैज अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल एट X जो है वो कितना है, 10 वोल्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारी, 10 वोल्ट पर मीटर है, और डिस्टेंस कितना है, X मान लेते हैं, दैट इज नथिंग बट 2 मीटर है। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ सरफेस Y। तो सबसे पहले वाला लिख लेते हैं, तो A क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट सरफेस Y निकालना है। सबसे पहले डेल्टा V निकाल लेते हैं, मतलब चेंज इन पोटेंशियल, चेंज कितना होगा उससे निकाल लेंगे, तो माइनस कर लेंगे, माइनस या प्लस कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है। तो डेल्टा V विल बी इक्वल टू, क्या है डेल्टा V का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा X, राइट। हाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डेल्टा V का मैग्नीट्यूड जो है E इंटू डेल्टा X, ये वाला हमारा डेल्टा X हो गया। सो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी इक्वल टू E कितना है, 10 इंटू डेल्टा X क्या है, 2, सो डेल्टा V इज नथिंग बट 20, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 20 का है। तो अब इसका अगर 10 है तो इसका कितना होना चाहिए, अच्छा ये, अच्छा एक पॉइंट जो हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस में पढ़ी थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद क्या, कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब x का पोटेंशियल कम होगा, y का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। कितना ज्यादा होगा, 20 ज्यादा होगा, मतलब देयरफॉर Vy विल बी इक्वल टू 20 प्लस हमारा 10, तो देयरफॉर Vy की वैल्यू हो जाएगी 30 वोल्ट, पोटेंशियल एट y विल बी 30। इजी, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम सरफेस y टू x अलोंग पाथ 1, ठीक है। पाथ 1 से सरफेस y से x की तरफ आ रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो सिंपल है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज नथिंग बट q डेल्टा v, हाँ सिंपल। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा v, कितना मिला था हमें, 20, सो 2 इंटू 20 विल बी 40 जूल, 40 जूल ऑफ वर्क करना पड़ेगा, ओके। और कुछ पूछा हुआ है, हाँ, हाउ विल दिस वर्क चेंज व्हेन द चार्ज इज मूव्ड अलोंग पाथ 2। अच्छा, अब अगर चार्ज को पाथ 2 से मूव करेंगे ऐसे, तो क्या चेंज होगा, और गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है, ओके। तो रीजन जो है वर्क डन, रीजन क्या हो जाएगा हमारा,
वर्क डन will remain same. क्यों? बिकॉज क्यों रिमेन सेम होगा? बिकॉज हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो पाथ 1 के थ्रू जाओ या पाथ 2 के थ्रू जाओ, दोनों में वर्क डन क्या होगा? सेम, बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक force is what? A conservative force. And hence its work does not depend on path. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से उसका वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। या तो पाथ 1 से जाओ, पाथ 2 से जाओ, या सीधे जाओ, या ऐसे जाओ, ऊपर से जाओ, नीचे से जाओ, अगर दो सरफेस के बीच में डिस्टेंस सेम है तो पाथ वर्क डन सेम होगा। नेक्स्ट, हाँ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point x y z is given by V is equal to 3x square. V कितना है? 3x square. Where x is in meters and V is in volts, the electric field at point 1, 0, 2 is. Electric field निकालनी है, सिंपल। Electric field is nothing but minus dV by dx. ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस dV by dx, तो E will be equal to माइनस कांस्टेंट है dV by dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx ऑफ 3x स्क्वायर, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस बाहर ले लेते हैं, 3 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज नथिंग बट 2x, ठीक है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर E विल बी इक्वल टू माइनस 6x। अब x की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर, ये x, y, z है, राइट? तो x की वैल्यू 1 है, तो देयरफॉर E विल बी इक्वल टू माइनस 6 वोल्ट पर मीटर। इजी इजी, राइट? हाँ, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब एक डाइपोल की बात करते हैं, तो हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हम लोगों को एक डाइपोल प्लेस करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा डाइपोल, ठीक है। अब डाइपोल को जो चार्ज है वो हो जाएगा हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू, राइट? सिंपल। अच्छा, अब इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पुश करेगी, बट हम लोगों को क्या करना है? ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है इसको, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे जब पुश करेंगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी वो निकालना, सिंपल। तो अब इसको रोटेट करने के लिए, यानी रोटेट करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, कितना टॉर्क लगेगा? तो सबसे पहले वर्क डन देखते हैं। dw is equal to t dot d theta, right? t dot d theta, और we can write it as सिंपल t dot d theta लिख लेते हैं, चलो। और हमें पता है कि टॉर्क इज नथिंग बट pe sin theta, राइट? हाँ, so dw will be equal to pe sin theta d theta। अब इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब जब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ pe sin theta d theta। dw का इंटीग्रेशन है w, और p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin theta d theta। ठीक है, कहां से कहां तक? मान लेते हैं कि ये θ1 से θ2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एक एंगल से दूसरे एंगल की तरफ, सिंपल। सो w विल बी इक्वल टू pe इज कांस्टेंट, sin थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो है cos थीटा, कहां से? θ1 से θ2 की तरफ। अब ये माइनस को बाहर ले लेते हैं, सो w विल बी इक्वल टू माइनस pe, ये हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। अभी माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे,
अच्छा, और हमारा जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू पीई, ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, ये वाला माइनस हो जाएगा इन माइनस cos थीटा 2। ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डन, इजी। अच्छा, इसके थ्रू एक पॉइंट याद रखना है, तो देखिए पॉइंट टू बी रिमेंबर, वी टेक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल 0 एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी 0। वैसे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि पीई cos थीटा, राइट, सिंपल। अगर देखेंगे कि u वाज इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस ऑफ cos थीटा 2, ठीक है। अब इनिशियली मान लीजिए कि ये एंगल 90 डिग्री पे है, तो ये हो जाएगा u विल बी इक्वल टू पीई cos 90 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर u विल बी इक्वल टू cos 90 इज 0, तो पीई माइनस पीई cos थीटा, ये एक्चुअल में वैल्यू हो जाएगी अगर हम लोग 90 पे 0 मानते हैं तब। 90 पे 0 ही होगा अगर इनिशियल कंडीशन हमारा 90 पे मानते हैं तब, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वी टेक पोटेंशियल एनर्जी 0 एट थीटा इज इक्वल टू 9/2 बिकॉज क्यों, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। देखिए मान लीजिए कि अब एक डाइपोल की अगर बात करें तो इधर है पॉजिटिव चार्ज और इधर है नेगेटिव चार्ज, तो इसको लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा और इसको लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, दो इक्वल और ऑपोजिट हो गए, राइट। इसको पॉजिटिव होगा वर्क, इसका वर्क होगा नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं होगी। तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पीई cos थीटा, इक्वल एंड ऑपोजिट एंड विल कैंसिल आउट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आगे बढ़, हाँ ये भाई, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल विद चार्जेस q माइनस q एंड लेंथ l एंड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम विद फील्ड E। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा तब। स्टेबल मतलब देखो कि पोटेंशियल की डायमेंशन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मतलब 0 डिग्री होगा तभी तो स्टेबल होगा, राइट। मतलब उसको मूव करेंगे तो वापस अपनी डायरेक्शन पे आ जाना चाहिए। मतलब देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी यही है। अब अगर इसको ऐसे मूव करूंगा, सॉरी अब इसको ऐसे मूव करूंगा तो क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज, मतलब अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, अपने आप क्या करेगा, वो चेंज कर लेगा, ठीक है। वो करने की वजह मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम अपनी प्लेस पे वापस जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो कब होगा, वो अचीव होगा जब हमारा एंगल जो है 0 डिग्री होगा तब। तो देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस पीई cos थीटा, तो ये हो जाएगा p इज नथिंग बट q इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, l है, सो माइनस q l e cos 0 degree, cos 0 is 1, so therefore u will be equal to minus q l e into 1, that is nothing but u is equal to minus q l into e, ठीक है। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस डाइपोल टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल विच चार्जेस 8 नैनोकूलम माइनस 8 नैनोकूलम एंड लेंथ 4 सेंटीमीटर विच इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, एंड रोटेट्स विद अ टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। चार्ज गिवन है जो है 8 नैनोकूलम है, और लेंथ ऑफ द डाइपोल गिवन है 4 सेंटीमीटर, और जो एंगल थीटा है वो है 60 डिग्रीज, और वो रोटेट हो रहा है विद द टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन मीटर। अब सबसे पहले हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें चाहिए पीई cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग टॉर्क के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सबसे पहले टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ठीक है। तो पीई साइन थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, 4√3, टॉर्क की वैल्यू है 4√3। पी इज नथिंग बट क्यू इंटू एल, तो क्यू इंटू एल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू एल इज नथिंग बट 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर इंटू साइन 30। व्हाट इज साइन 30, सॉरी साइन 60 डिग्री, राइट। साइन 60 इज √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा
√3 से √3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू ई, राइट, ई, तो 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻², दोनों का अगर ये करेंगे 10⁻9 और -2 कितना है, -9 और -2 इज -11, ये हो जाएगा 10⁻11 ई, तो ई विल बी नथिंग बट 1/4 इंटू 10⁻+11, तो 10⁻+-11 इधर जाएगा तो वो बचेगा 10 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा E विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम, ये हो गया हमारा E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू दैट टॉर्क। ठीक है, अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी U इज नथिंग बट PE माइनस PE cos थीटा। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस P कितना है, Q इंटू एल, मतलब 8 इंटू 10⁻9 इंटू एल इज 4 इंटू 10⁻2 इंटू E इज व्हाट 2.5 इंटू 10⁻10 इंटू cos 60 कितना होगा, cos 60 विल बी 1/2। अब क्या क्या कैंसिल होगा, 2 1 जार 2 2 जार, फिर 10⁻9 -2 ये हो जाएगा +10, तो बचेगा सिर्फ 10⁻1, तो U विल बी इक्वल टू -8 2 16। ठीक है, 16 इंटू 2.5 कितना होगा, 16 5 80, 80/2 इज 40, तो ये हो जाएगा -40 इंटू 10⁻1, सो देयरफॉर U विल बी इक्वल टू -4 जूल, ये हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दैट डाइपोल। डन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे जो इजी नोट्स है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो आप इससे देख सकते हैं और ये क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, अब आगे अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में। ठीक है, थर्ड लेक्चर जो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर होगा, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स के बारे में, और ये चैप्टर्स को लेक्चर को एक बार रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।